हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? देखो जी बच्चों, नए बच्चे, चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। आप में पीसीएमबी है आपके पास बी है, एम अच्छा बी, तो मतलब बायो का ट्रायल कराना था ना? मेरे से पूछ रहे थे कोई कि आप लोग बायो कहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या सोचा है बायो के लिए? हाँ तो ठीक है, अगर बायो का ट्रायल कराओ बता देना, मैं ट्रायल करा दूँगा। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट आप बचपन से पढ़ते हैं, इस चैप्टर में यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल कन्वर्जन आपको देख लेना है। पूरा चैप्टर का मैं बोलूँ 90% पार्ट जो है वो है डायमेंशन, 10% आपका यूनिट है। यूनिट में कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगे जो केमिस्ट्री में ऐसा सिखाए होंगे, जैसे कि राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारी चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिट में। कन्वर्जन बहुत सारा है जो हम यहाँ से टेबल बता देंगे आपको, मेन है डायमेंशन, उस पर ध्यान देना। बिफोर दैट मेरे बारे में बताना ज़रूरी है। तो मेरा नाम है इंजीनियर अनुज सर। देखो कलर चेंज हो गया अपने आप, अनुज सर। मैंने बीटेक की है बच्चों, और मैंने एमटेक की है। ब्रांच है मेरा कंप्यूटर साइंस। वैसे एक डिग्री और है बट मैं यहाँ पे कोट नहीं करता हूँ, फिर वो छोटी हो जाएगी डिग्री, इसलिए कोट नहीं करता हूँ। बट अब मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, मैंने एमएससी भी किया है फिजिक्स में। पहले नहीं पता था, अब बताना शुरू कर रहा हूँ। मेरे को इस ऑलरेडी इतनी बड़ी डिग्री है, छोटी सी डिग्री क्या बताऊँ, बट ठीक है, किसी ने बोल दिया फिजिक्स पढ़ाना तो फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो बता देते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में मैंने बीटेक किया है। कॉलेज है मेरा आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। एनआईएफ रैंकिंग 1, मतलब इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है ये कॉलेज, ठीक है। वर्ल्ड में तो कम है, 50-50 पे है, बट इंडिया में रैंक इसकी 1 है, ठीक है। ये छोटा सा ब्रीफ है। लेक्चर्स में आपको कैसे मिलेंगे, आपको बुकलेट मिलेगी, वो भी छप रही है, मिल जाएगी। बुक सेट मिलेगा आपको 4 पार्ट में, 12th वालों को मिल चुका है पार्ट 1। आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपके होंगे हैंड रिटन नोट्स होंगे, और एक दूसरा होगा प्रिंटेड नोट्स। टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, डीपीपी जिसको बोलते हैं। बुक हम लोग बेटा फॉलो करते हैं एसएल अरोरा, ठीक है। एनसीईआरटी उसके अंदर इंक्लूडेड है, कवर्ड ऑलरेडी है। एसएल अरोरा अगर आप बुक लगाते हो तो एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर्ड हो जाती है। एनसीईआरटी का हमें थ्योरी नहीं करना होता है, उसके केवल क्वेश्चंस करने होते हैं। थ्योरी को तो समझ नहीं आएगा आपको, कोई फ़ायदा नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का। इसके बाद आपको एक ऐप दिया जाएगा, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। उस ऐप में सभी चीज़ें फोल्डर वाइज बन के सिस्टमेटिक वे में मटेरियल अपलोडेड होंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे 10th में ये पढ़े लगभग कितने 1000-1200 के आसपास पीडीएफ हो गई लास्ट आते आते। किसी का फ़ोन करप्ट हो गया, किसी मेरा फ़ोन करप्ट हो गया, प्लस जब 1000 पीडीएफ हो जाता तो उसको सर्च करना भी डिफिकल्ट होता है। तो उस पर जाता रहेगा, बट इस पर सिस्टमेटिक बनेगा। तो जैसे चैप्टर 1 फोल्डर ओपन किया, उसमें सारे चीज़ें आपको दिख जाएंगी। रेगुलर क्लासेस के अलावा आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। रेगुलर क्लासेस आपके 12 क्लासेस पर मंथ है, मैंने 5 बनाई है ना, अभी बता दूंगा कैसे मैंने 5 बनाई है। ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे जो कि रिवीजन के लिए सही रहेगा, एग्जाम टाइम पे रिवीजन होगा। आप अपने घर में बैठे हैं, एक कॉमन टाइम हम अपडेट कर लेंगे, बात कर लेंगे और उसमें हो जाएगा। ड्यूरिंग यूटी उसमें आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दिए जाएंगे सेंटर पे। हर 3 क्लास के बाद जो संडे की क्लास है, जो कि वैसे भी होनी है, इसमें डाउट क्लासेस, और अगर सिलेबस पीछे है तो एक्स्ट्रा क्लासेस में अरेंज की जाएंगी। तो संडे क्लासेस रहेंगी आपकी, किसी ना किसी तरह से रहेगी, या तो डाउट के फॉर्म में होगा, या तो टेस्ट के फॉर्म में होगा, और या तो एक्स्ट्रा क्लासेस के फॉर्म में। तो संडे आपको आना ही है। जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई है वो है टाइम को लेके। मेरे सारे बैच, जो इंसान एज अ टीचर जो बैच फिल होते जाता है तो हम उस बैच को टिक मारते जाते हैं। 11th का बैच हमेशा लेट आता है, और 11th के बैच में हमेशा लो स्ट्रेंथ ही होती है। 3 सेंटर पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक पटेल नगर में, और एक मानसरोवर में। अनु सर भी वहीं पढ़ाते हैं हमारे, वहाँ पे सेम जगह में पढ़ाते हैं। तो अभी हमारा डेज फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो मैंने एक डेट बताई इन लोगों को, जो आपको बता देता हूँ मैं। क्या बताइए भाई? TTSS मैंने 4 दिन लिया है, इसमें किसी 2 दिन, अच्छा एक फ्राइडे भी तो दिया मैंने, फ्राइडे को 6 से 8, हाँ एक यहाँ पे फ्राइडे भी है। इनमें से हम बात कर लेंगे, किसी एक दिन आपको आना पड़ेगा 3 से 4, रश पीरियड होगा बट आपको आना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, एक दिन किसी दिन, मैं परेशान नहीं करूँगा। फ्राइडे को हमने दिया है 6 से 8,
ठीक है, संडे को अभी भी होल्ड पे लेके, इसको इनमें से किसी एक दिन आना है, एनी वन डे, वो हम लोग ग्रुप पे बात करेंगे। ठीक है, अगर मुझको लगा कि भाई अब सिलेबस पीछे जा रहा है, वी हैव टू टेक क्लासेस, तो हम 2 दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। बट यहाँ से एक दिन 1 आवर, यहाँ से 1.5 आवर अप्रॉक्सीमेटली, या टाइम हुआ तो 2 घंटे, और एक क्लास आपकी 1 to 2 आवर्स की क्लास संडे को। तो रफली 4 to 5 आवर की क्लासेस पर वीक हम अरेंज कर रहे हैं। इसकी वजह है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पहले मेरा मन था बैच यहाँ ना लेने का, बट कुछ ही मेरे ही बच्चे पढ़ रहे हैं और फेथ वाले बच्चे आ जाते हैं स्कूल से पहले, 2 बजे तक आप लोग स्कूल आ जाते हो। प्रॉब्लम होती है आपके स्कूल, आप लोग घर पे कितने बजे पहुँचती हैं? 2:40। इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप थोड़ा देख लेना, एक दिन किसी दिन मैनेज कर लेना, एक दिन बस मैनेज करना है, डायरेक्ट यहीं आ जाना, हाँ, फिर सीधे घर चला जाना। किसी एक दिन, हम 2 दिन नहीं बुलाएंगे। प्लस जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा, मुझे ऑलरेडी विंडो मिलना शुरू हो जाएगा मेरे 9th और 10th के बैच से। कैसे? सिलेबस प्रोसीड होगा, उनमें टेस्ट वगैरह, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट स्टार्ट होगा, तो वो विंडो मेरे को खाली रहेगा, तो उसमें मैं आपको 4 से 5 में बुला लूँगा MWF में, या 5 से 6। वजह है टाइम मैनेज, पढ़ाना है मुझे, बैचेस लेने हैं, तो मुझे टाइम इस तरह से एडजस्ट करना। हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ सेटल हो जाए, मेरे को टाइम भी मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये है टाइम। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं टाइम ऐसे निकाल लूँगा, क्योंकि ये 2 बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, ये 3 बच्चे मेरे पुराने ही हैं। आप पढ़ोगे तो मैं समय निकालूंगा, और यही समय, बस एक दिन आपको थोड़ा सा स्कूल से मैनेज करना होगा। आप जस्ट स्कूल से आ जाइएगा और पढ़ के फिर घर जाइएगा, पास में ही है। ठीक है, मम्मा से बोल दूँगा टिफिन यहीं दे जाए, ठीक है, मैनेज हो जाएगा। बाकी फ्राइडे वाले दिन कोई दिक्कत नहीं है, और संडे वाले दिन कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन में भी 2 घंटे क्लास मैंने सोच के रखा, और इस दिन भी 2 घंटे क्लास, तो 4 घंटे क्लास यहाँ पे होगी, 1 घंटे की क्लास यहाँ पे, 5 घंटे पर वीक की क्लास आपको दी जाएगी। एवरेज हम लोग 3 घंटे देते हैं, बट चूँकि 11th है, थोड़ा सा आपका बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा 11th को देता हूँ। ठीक है, वापस चैप्टर पे आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन समझते क्या चीज़ है बेटा? आपने ना स्पीड पढ़ी होगी, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने कहा कि मैं अपनी बाइक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ। आपने जैसे ही ये किलोमीटर पर आवर देगा, आप समझ गए कि सर स्पीड या वेलोसिटी की बात आप कर रहे हो। डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वेलोसिटी, और ये आपने एक नंबर दिया है, ये आपने एक नंबर दिया है, तो नंबर दिया है और आपने एक यूनिट भी डिसाइड किया साथ में, NU। तो इस तरह से कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स के जितने भी नियम और सिद्धांत बने बच्चे, वो केवल वैलिड है फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे अगर मैं बोलूँ इससे कि मेरे को 2 ग्राम मोहब्बत है इससे, इट इज सेंसिबल। 2 ग्राम नफरत है, सेंसिबल? नहीं सेंसिबल है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। ये 2 घंटा यहाँ पे पढ़ा, सेंसिबल। जिन क्वांटिटी के लिए आपके पास यूनिट्स हैं, जिनके लिए लॉज हैं, और जो एक सेंस बना रहे हैं फिजिबली, वही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी पे ही सारे नियम फिजिक्स के लागू हैं, इमोशंस पे लागू नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत तरह की होती है। 9th में हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा था। यहाँ पर हम 2 क्वांटिटी और पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं फंडामेंटल और एक को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसमें देखना, इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से शुरू करता हूं मैं, बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर मैं आपको डिस्टेंस ना दूं, कोई एक ना दूं, तो क्या आप स्पीड बता पाएंगे? मान लो डिस्टेंस 0 है, आप स्पीड बता पाएंगे? स्पीड को, अगर आपको स्पीड की वैल्यू बतानी है तो आपको दोनों वैल्यू चाहिए। कोई एक भी अगर मिसिंग होगी तो यू आर नॉट एबल टू डिफाइन स्पीड। यानी मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है? तो स्पीड हो गई आपकी डिराइव क्वांटिटी। लेकिन डिस्टेंस को बताने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। 5 किलोमीटर चला मैं सर, टाइम भी इंडिपेंडेंट है। तो ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। क्या हो गए? तो फिजिक्स ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई और डिराइव बहुत सारी बनाई, बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही है। 7 कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई? तो पहला बनाया उन्होंने लेंथ, दूसरा बनाया मास, तीसरा बनाया आपका टाइम, फोर्थ बना बच्चे इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा
एम्पेयर हो गया ना इसका। टेम्परेचर, वेरी नाइस, केल्विन। सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कितनी लाइट है इस रूम में, है ना। लेंथ के लिए कैपिटल एल असाइन किया गया, सब कुछ कैपिटल लेटर। मास के लिए कैपिटल एम, इसके लिए करंट के लिए एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, और इसके स्मॉल सी स्मॉल डी कैंडला। ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिससे बाकी सारी क्वांटिटी हम बना सकते हैं, बहुत सारी एक्सेलरेशन बना सकते हैं, जो भी अभी तक हम सुनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q तो है, चलो आपका I तो आपका हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, बट ये दोनों कैसी हो गई, इसमें ये Q ये आपकी डिराइव्ड और ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। Q का अगर आपको बनाना होगा किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन बनाना या फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो I इंटू टी की मदद से मैं Q को बनाऊंगा। अभी फिर से वापस आते हैं, डायमेंशन किसको कहते हैं, है ना। ये तो मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी तक आप जितनी भी क्वांटिटी पढ़े फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट्स पढ़ते आए हो आप, जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड वगैरह वगैरह वगैरह। इस साल एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करेंगे। ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि आपको थ्रू आउट फिजिक्स कभी भी जीवन में पढ़ा तो वहाँ पे काम आएगा। अब हम कुछ बातें और मतलब इस फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर रेस करेंगे, उसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। एग्जाम्पल रफली लिख रहा हूँ मैं, m0 L1 T-1 और उस पर बॉक्स बना दिया। m0 का मतलब मास नहीं है यहाँ पे, L1 का मतलब लेंथ की वैल्यू 1 है, और टाइम का मतलब टाइम पर -1 है। इसको जैसे ही मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आइडिया हो गया कि सर ये आप स्पीड के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहे हो, स्पीड के बारे में बात कर रहे हो या वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो। तो डायमेंशन का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर रेस कर दो। और ये जो बॉक्स बना दिया इसको हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूलाज बोलते हैं। ऐसी बुक होंगी 2 पार्ट में, ठीक है, घबराना नहीं है, पढ़ लिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिल्टर हो जाती है, सारा पढ़ना भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो उसका डिफिनेशन बनता है द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ये एक्सपोनेंट आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब अगर मेरे को डायमेंशन दे दिया जाए किसी भी चीज का तो मैं लगभग आइडिया लगा सकता हूं कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। तो अगला टारगेट है कि हाउ वी मेक डायमेंशंस, हाउ वी डिराइव डायमेंशन। जैसे एक एक करके देखते हैं। पहला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी नॉट फंडामेंटल, ड्राइव क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। 9th क्लास में पढ़ा था हमने, चेंज इन स्पीड। तो मैं उसको डेल्टा वी लिख दूं, चेंज का मतलब u माइनस वी अपॉन टी। अब इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना बच्चे तो मुझे वेलोसिटी और टाइम का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए डायमेंशन दिया गया l। क्या दिया गया, l, क्योंकि दोनों के लिए लेंथ ही है, और टाइम के लिए बच्चे t। तो मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा L1 T-1। अब m0 इसलिए लिखते हैं, सगुन के लिए लिखते हैं। सगुन समझते हो ना, अच्छा लगे देखने में, बस जरूरत नहीं है। m0 का मतलब मास यहाँ पे नहीं है, या ये फिजिकल क्वांटिटी मास पे डिपेंड, लेंथ पे डायरेक्टली कर रही है और टाइम पे, ये इसका मतलब होता है। अब इसको उठाया और यहाँ रख दिया इस फॉर्मूले में, अब पूछो, ठीक है ना, इसको उठाया और यहाँ रख दिया m0 L1 T-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, और टाइम का डायमेंशन के लिए केवल t लेंगे। t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m0 L1 T-2। आप में तो काफी क्वेश्चन करा भी दिए, एप्लीकेशन पे आ गए ना लोग, PV = nRT का क्वेश्चन कराएगा तो A और B निकालना था, मैं क्वेश्चन सॉल्व किया। एक उसमें मैम पढ़ाती है ना कोई, उसमें एक एरर है क्वेश्चन देने में, इन्होंने यहीं से दिया, हाँ एक क्वेश्चन गलत दिया उन्होंने, वो हम करेक्ट कर दिए, इसमें सही है, एग्जाम्पल सही है, इसी बुक से। सारा तुम्हारे स्कूल में जो पेपर बनता है बाल भारती का, मैं पेपर भी अरेंज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे पढ़े ना, सारा पेपर इसी से बनता है। तो मैं UT1 UT2 मिड टर्म फाइनल सबका पेपर मेरे फ़ोन में है, मैं सारा फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में,
तो सारा पेपर अरेंज हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, पेपर बहुत आसान बनता है, बस ये बुक पढ़ना चाहिए आपको, ये उस बुक से ही आपको आएगा। ये डायमेंशन किसका बन गया, अब एक्सेलरेशन का बन गया, किसका बन गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बन गया। इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि एक्सेलरेशन सर लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे करता है इनवर्सली, इसलिए तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए लेंथ, टाइम के लिए मतलब इसके लिए टाइम, ये तो है देखो, मतलब इसको हटा दो, अब ऊपर लिख दो पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हट जाएगा इसमें, ठीक है, ये बात आप समझना। तो ये समझ आया कि अगर मुझे फॉर्मूला पता हो और कोई क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है तो मैं उसका डायमेंशंस बना सकता हूं। अगला फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड फोर्स, फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल जगह यूज होगा। ये होता है बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का भी बनाया हमने, ठीक है, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए m0 L1 t-2, जैसे मीटर पर सेकंड होता है ना बच्चे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मतलब टाइम के ऊपर क्या हो रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो वो टाइम के ऊपर स्क्वायर लग गया, वहां दिमाग लॉजिकली ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो m1 L1 t-, ये किसका आ गया, फोर्स का। याद रखेंगे, ऐसे कुछ के याद करना पड़ता है, जैसे इसका है 1 1 -2, इसका कोड क्या है 1 1 -2 MLT के फॉर्म में, जैसे पिन कोड याद हो ना, ऐसे ही याद कर लेते हैं 1 1 -2, पक्की बात है ना, बहुत बढ़िया बच्चे। ऐसे ही अगला हम तीसरा बनाने जा रहे हैं, फोर्स के बाद बनाएंगे वर्क का। वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, फोर्स का डायमेंशन ये रहा m1 L1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा, लेंथ का हमेशा सेम होगा, तो m1 L2 t-2। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, पाई का डायमेंशन नहीं होता है, जितने भी कांस्टेंट है। अच्छा, सभी कांस्टेंट नहीं, कुछ ऐसे कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन की वैल्यू होती है, जैसे कैपिटल जी, तभी पढ़ेंगे। वेरिएबल डायमेंशन क्वांटिटी को 4 पार्ट में हम फिर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। पहला होता है डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिसके डायमेंशन हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिसके डायमेंशन नहीं है, जैसे पाई, थीटा, इनके डायमेंशन नहीं अवेलेबल है। दूसरा डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिसके डायमेंशन भी हैं, जैसे कि कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, अभी बनाऊंगा मैं उसका, ठीक है तो वो कांस्टेंट, वैल्यू तो फिक्स है बट फिर भी उसका डायमेंशन अवेलेबल है। ऐसी क्वांटिटी, ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे कि पाई, एक्सपोनेंट, ये ऐसी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशंस नहीं होते। तो 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम लेंगे मास का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन का स्क्वायर, है ना, तो उसका होता है m0 L1 t-1, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, सब 2 2 हो जाएगा, तो m1 L2 t-2। अब बहुत ध्यान देखना, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है। अगर आप 5th एग्जांपल लेते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी सेम आएगा mgh, यहाँ पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा वही, इसको भी जब सॉल्व करोगे बच्चे यही मिल रहा है m1 L2 t-2। ये ड्रॉबैक है डायमेंशन का कि केवल डायमेंशन दे दूं तो मैं बी प्रिसाइज होकर नहीं बता सकता कि सर आप वर्क के बारे में बात कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करो या पोटेंशियल एनर्जी, ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन से हमें ये पता चलता है कि भाई साहब बात तो आप एनर्जी के बारे में ही कर रहे हो, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है और ये भी जूल, ये अच्छी बात भी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एप्लीकेशन, अगर इस दुनिया में जितने भी नियम बने हैं, जितने भी इक्वेशंस बने हैं, वो सही है कि नहीं, उसको हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। जैसे हमारे पास इक्वेशन है v = u + at, मैंने कहा ये सही है, आपने बोला कैसे सही है, मैंने कहा मेरे पास एक टूल है, डायमेंशन का टूल है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, बॉक्स में बंद कर दिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो मल्टीप्लाई होकर बन रहा है ये पूरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, a × t।
इसका डायमेंशन बच्चे अगर हम मान लें d1, इसका डायमेंशन d2, और अगर ये फॉर्मूला सही है, जो कि हम जानते हैं सही है, तो ये सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चल देख लेते हैं सर, v का डायमेंशन तो हमें पता ही है सर क्या है, m1 नॉट m0 l1, पक्की बात है। अब सेम टू सेम u पे भी जाएगा, सेम टू सेम। अब d3 चेक करते हैं, चेक d3, d3 ये है डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t। a का डायमेंशन है बच्चे m0 l1 t-2, वेरी नाइस। और ये आपका बच्चे रहा t। सो m0 l1 t-1। तो देखो सर d1 d2 सब सेम आ रहा था, ये फॉर्मूला सत्य है। अब न्यूटन साहब मेरे को किताब दे के गए मरने से पहले, और उसमें एक चौथा इक्वेशन लिख के गए। मैंने आपको बताया, बट आप भी तो होशियार हो, पढ़े लिखे हो, बोला हम चेक करेंगे। इक्वेशन क्या लिखा था उसमें, एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी टी। ये न्यूटन का फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन आप बोलोगे पहले मैं चेक करूंगा तब मानूंगा, क्या पता ये प्रूफ ना हुआ हो, गलत हो, या झूठ बोल रहे हो, आपको पता ना हो। न्यूटन आप झूठ भी तो बोल सकते हो, लेट्स चेक इट। इसका डायमेंशन d1 मान लेते हैं, इसका डायमेंशन d2 और इसका डायमेंशन d, इस पूरे का बच्चे जो मल्टीप्लाई हुआ है पूरे का, ये डिस्टेंस है यानी कि l, उसका स्क्वायर, बाकी सब 0 0। आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, m0 और t0 ये हटा देना, ठीक है। और ये भाई साहब देखो क्या है, वेलोसिटी है m0 l1 t-1 का स्क्वायर, तो यानी m0 l1, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको, d1 डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू, यानी ये इक्वेशन गलत है। आप झूठ बोल रहे हो, कुछ न्यूटन ने ऐसा कोई इक्वेशन बनाया ही नहीं, पक्की बात है। एक क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन चेक करिए। इसका आपका बनेगा डायमेंशन 2, ये बनेगा डायमेंशन 3 और ये बनेगा डायमेंशन 1। अगर ये करेक्ट है तो तीनों सेम आना चाहिए, सब लोग चेक करो। लेंथ का तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ एल में ही होगा। सही है ना। तो डायमेंशनली क्या हो गया, ये करेक्ट है, क्या है। तो डायमेंशन का यूज हम किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, बहुत सारे के फॉर्मूला आपको नहीं पता होंगे तो भी आपको दिया जाएगा। तो आपको अगर फॉर्मूला पता तो आप काम चल जाएगा। जैसे एक टर्म आएगा सरफेस टेंशन, अब इस पहली बार सुन रहे हैं, और ये 11th में जब आप सेकंड बुक शुरू करेंगे उसमें आएगा, सेकंड चैप्टर में फ्लूइड में। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, सही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फॉर्मूला आपको गिवन होगा, जो भी क्वांटिटी आपको दी जाएगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना लगभग, क्योंकि देखो पूरे फिजिक्स में 400 प्लस फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको सबके डायमेंशन अभी नहीं पता होंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे। नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है, फिर तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे बच्चे पहले फंडामेंटल ऑफ बेसिक मैथ शुरू करते हैं पढ़ाने से पहले, तो मेरा थोड़ा सा तरीका क्या अलग है, मैं आपको जो ज़रूरत पड़ेगी ना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की टॉपिक में, मैं वहाँ पे पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैं 10 दिन अगर मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊँ तो मेरे 10 क्लास वेस्ट हो जाएंगे, उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ाऊँगा, जैसे आपको प्लेन पढ़ा रहा हूँ, मोशन ऑफ प्लेन 3rd चैप्टर, वहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वहीं पे पॉज करके पहले वो बता दूंगा। ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके स्कूल में पढ़ाया जाए और आपको लगे कि सर ने ये बात नहीं बताई, हमें बेसिक मैथ नहीं पढ़ाया, तो इसकी कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इस बुक में 61 डायमेंशंस की टेबल बनी है, एनसीईआरटी में 84 है,
84 ना। अच्छा एक डाउट आ गया था इसका कि एक टॉपिक था स्ट्रेन था स्ट्रेस था स्ट्रेस था ना, स्ट्रेन था स्ट्रेन। तो इसका ना फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लो ये एक वायर है 2 मीटर का, मैंने खींच के कर दिया 5 मीटर, तो लेंथ जो चेंज हो वो भी तो लेंथ में मेजर करेंगे, पहले भी जो लेंथ है उसको भी किस में करेंगे, लेंथ में। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो ऐसी क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं m0 l0 t0। तो घबराना नहीं है, इसने बोला सर 0 0 कैसे हो गया, जब भी ऐसा फॉर्मूला कि ऊपर और नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी हो तो उस केस में डायमेंशन 0 हो जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो बेटा, ऊपर भी स्पीड होती है और नीचे भी स्पीड होती है, तो इसके भी डायमेंशन होंगे m0 l0 t0, ऐसी क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं। हाँ, मेरे को बताना था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप PYB की बुक खरीदेंगे, MTG की आती है, अच्छी बुक आती है, जो वहाँ पे फिजिक्स की रखी है वो JEE की है, SCS की भी नीट की भी आती है। तो आपको पहला चैप्टर, एक क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है डायमेंशन का नीट में, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था G का डायमेंशन लिखना था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो बेटा हमने पढ़ा है 9th में, F इज इक्वल टू, 11th में भी पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहां से बना। तो G जो भी वैल्यू होती है फॉर्मूला बनेगा F r स्क्वायर m1 m2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना बच्चे, यूनिट्स बनाते हैं पहले फिर डायमेंशन बनाते हैं। यूनिट, फोर्स को मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में, और मास को करेंगे केजी में। तो क्या हो गया, केजी स्क्वायर, मास केजी में मेजर। मैं बता देता हूँ फिर से, ये एक्चुअली 9th में हमने पढ़ा, दो ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास, ये है m1 और ये है m2, और इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि इनमें जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है। घबराना नहीं है, 11th में फिर से चैप्टर है ग्रेविटेशन, 9th में आपने छोड़ दिया होगा, टफ लगा होगा, नहीं लगा था ना, कैलकुलेशन टफ था, बस पेपर चैप्टर तो आसान था। तो 9th की सारा चैप्टर जो है वो 11th में फिर से, 10th के सारे चैप्टर 12th में, बस उसको इनहेंस कर दिया गया, बस इतने फर्क है। तो इन दोनों को बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब उन्होंने कह दिया, प्रूफ कर दिया, हमको मानना पड़ेगा ये बात। तो F इज इक्वल टू, इसकी जगह पर एक कांस्टेंट डालते हैं G, जिसका नाम पड़ता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों मास का प्रोडक्ट, मास हमेशा केजी मिलेंगे, ये बात याद रखना है, और डिस्टेंस हमेशा मीटर मिलेंगे। डिस्टेंस हमेशा, ये याद रखना है कि मास हमेशा केजी मिलेंगे और डिस्टेंस हमेशा मीटर मिलेंगे। तो केजी इंटू केजी स्क्वायर, ये यूनिट है, क्या है, डायमेंशन नहीं है, ये क्या है, यूनिट। डायमेंशन बनाते हैं ना, लेट्स से डायमेंशन, ये बॉक्स में तो डाल रहा हूं, समझ गया कि हम डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। अब हमें लगेगा फोर्स का डायमेंशन, बताओ भाई, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। किसका हो गया, फोर्स का। डिस्टेंस मेजर करते हैं लेंथ में, वो भी स्क्वायर है, तो L स्क्वायर। मास मेजर करते हैं M, मतलब लिखते हैं M फॉर्म में, तो m1 अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है इसको बस सिंप्लीफाई करना, बहुत प्यार से देखिए, हो जाएगा सिंप्लीफाई। ये 1 और ये 2 है, ऊपर गया तो -2, तो m1 - 2, यहां 1 है और यहां पे 2 है, L3 t-2, बस सिंप्लीफाई करके एक स्टेप और ले देता हूं मैं, तो आपका हो गया m-1 L3 t-2। ये आपका पूछा गया है, बताओ ऐसा सवाल। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये वो कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है, जिसका, ये वो कैटेगरी में आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल, एक था डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे कि पाई रेडियन में मेजर होता है, थीटा डिग्री में मेजर होता है, बट इनके डायमेंशंस नहीं होते। यूनिट्स तो होता है, यूनिट है बेटा, है तभी तो देखो रेडियन और डिग्री है, लेकिन नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, इसके पास यूनिट भी है
और डायमेंशन भी है, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन कांस्टेंट। डायमेंशन, बिल्कुल बताओ नहीं समझ आया? आ रहा है समझ? पक्की बात? तो आप लोग ने साइंस ली है तो पहली बात तो हिम्मत बहुत की है, ये आप बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग साइंस लेते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क्स कम आते हैं, बट आपने लिया है तो आपने ये सीख लिया कि आप मेहनत कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ आ रहा है? ना है तो बोल देना, तो अभी रिपीट कर सकता हूँ क्योंकि इनको तो रिपीट ही हो रहा है ना। अब हम शुरू कर रहे हैं जो आपके स्कूल में शुरू हो गया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सीक्वेंस थोड़ा मेरा अलग है, आप में वो कंसिस्टेंसी वाला कि फॉर्मूला सेम है तो ए और बी निकालना है। 3 एप्लीकेशंस है, हम कर रहे हैं कन्वर्जन पे थे ना, तो मैं भी वही कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ इनको भी थोड़ा सा वो हो जाएगा तो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें पहला एप्लीकेशन हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू अनदर। बताता हूं क्या है ये। जैसे मैंने कहा कि मैं एक 1 kg राइस, ये एक यूनिट है, SI यूनिट, ये बराबर होगा 1000 ग्राम राइस, ये भी एक यूनिट है, CGS है। क्या है? CGS यूनिट है। तो ये SI यूनिट है और ये है CGS। CGS में लेंथ सेंटीमीटर में, वेट ग्राम में और टाइम सेकंड में। SI यूनिट में आपका लेंथ किसमें? मीटर, केजी, सेकंड। ये बड़ी यूनिट और ये छोटी यूनिट। इसमें देखो ये N1 और इसको लिख दें U1, नंबर 1 यूनिट 1, इसको लिख दें N2 U2, और ये बराबर होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इसी की हेल्प करके हम कन्वर्जन करेंगे। ये कन्वर्जन तो आपको पता है, हम इस कन्वर्जन को डायमेंशन की मदद से कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों क्वांटिटी क्या वेट के बारे में बात हो रही है? चाहे 1 किलो चावल या 1000 ग्राम चावल है तो वेट ही ना, लेंथ तो नहीं है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर समझिएगा। क्या लिखा था मैंने? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बहुत प्यार समझना, N1 और N2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? और U1 U2 यूनिट है, और यूनिट से क्या बन सकता है? डायमेंशन। क्या बन सकता है? डायमेंशन। तो याद देखिएगा, नेक्स्ट N1 इसकी जगह पर लिख दूं मैं M1 L1 T1। ऐसे तो इनके अलावा भी कुछ हो सकता है, बट मेनली ये 3 में हम खेलते हैं। और पहला यूनिट है, ठीक है, इसलिए 1 1 लिख दिया। और कुछ पावर भी तो होगा सबके पास, सबके पास कुछ पावर होगा। इस तरफ N2, अब दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो मेन डायमेंशन हमें पावर से मतलब होता है। किससे? तो इस तरफ होगा आपका M2 L2 T2, और पावर क्या होगा? पावर अगर डिफरेंट हो गया तो वो डायमेंशन सेम नहीं होगा। तो ये अलग हो सकता है, क्योंकि ये केजी में आएगा, ये ग्राम में आएगा, ये मीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में आएगा, ये भी सेकंड में आएगा, लेकिन पावर सेम होगा। तो जो भी मुझे निकालना होगा, नया यूनिट N2 निकालना होगा, लेट्स से N2 पूछा जाएगा, N1 गिवन होगा, तो आप कैसे लिखोगे? N2 इज इक्वल टू N1, M1 के नीचे क्या जाएगा? M2। ये पूरा का पूरा स्वैप हो जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे उठाया और डिनोमिनेटर में डाल दिया। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा तो 2 क्वेश्चन जैसे हम करेंगे फॉर्मूला में, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे। T1 अपॉन, इनको भी बॉक्स से बंद कर दे बचाओ, और सबके पावर्स इसके A, इसके B और इसके, ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला है। जरूरत नहीं थी मुझे फॉर्मूला बताने की, लेकिन बता दिया। अब क्वेश्चन क्या करते हैं? आपको मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम बाय डायमेंशन, बाय
तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट बनाई, एक बनाई SI और एक बनाई CGS का टेबल बनाया। अब बात हो रही वेट की, किसकी बात हो रही है? हमें ये केजी से आइडिया लग गया कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं M1 L1 T1। तो मास होगा 1 kg। अभी रुक जाओ, नहीं मैं समझ रहा था तुम वहीं जाने वाले हो। लेंथ होगा 1 मीटर, बताऊंगा जैसे तुम करो, और टाइम होगा 1 सेकेंड। इसका डायमेंशन लिख लेते हैं, वेट का डायमेंशन, मास का डायमेंशन लिख लेते हैं। वो हो जाएगा M1 L0 T0, यानी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0। मुझे पता था तुम गलती वो करोगे, इतना एक्सपीरियंस है कि वहाँ से क्या आ सकता है। मैं भी वहीं था ना कभी 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो भी था 2009 में। M2 ये होगा 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर। जब तक मैं आगे से आपको स्टेटमेंट में कुछ ना लिखूं तो सब कुछ 1 होगा। क्या होगा? क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है कि हमने अपने हिसाब से फिर वेरिएबल चेंज किया है। ये ठीक है यहाँ तक। MKS में सब कुछ 1 होगा, CGS में सब कुछ, ये छोटी और ये बड़ी। आपको ये N1 की वैल्यू गिवन है, N1 कितना? 1। आपको क्या निकालना है? N2। क्या निकालना है? N2। हमारा जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान देते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट 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 M M L L T T 1 2 1 2 1 2 A B C, यहाँ तक ठीक? देखिएगा सर आप, N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 1 ग्राम पे पावर 1, A पे पावर 1 है। पावर हम कहाँ से निकालेंगे? डायमेंशन से। L1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, पावर 1 सेकेंड 1 सेकेंड पे पावर। कुछ लोग यहाँ पे स्टेप गायब कर देंगे, बट हम चूंकि सीख रहे हैं तो हमें स्टेप गायब नहीं करना है, हम सीखेंगे सारा। आपको किस में जाना है बच्चे? CGS में। तो बॉक्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट होने चाहिए, नीचे ग्राम में, ऊपर भी ग्राम होना चाहिए, नीचे सेंटीमीटर तो ऊपर भी सेकंड का, तो सेकंड ही रहेगा। चूंकि सीख रहे हैं तो हम स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो उधर हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पे पावर 1। ऊपर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पे पावर 0। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पे पावर 0। ये कट जाएगा। किसी पावर 0 क्या होती है? 1। किसी पावर 0 क्या होती है? 1। ये मल्टीप्लाई है बीच में, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 ना। तो ये बेटा आपका N2 आ गया। और क्या वैल्यू दे रहा है देखो ध्यान से, तुम नंबर गंवा देते। देखो N2 कितना है? ठीक है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। N2 आ चुका, देखो ग्राम तो यूनिट है ही हमारे पास। एक और क्वेश्चन करिए आप लोग। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। डाइन जो है वो CGS यूनिट है। क्या है? CGS यूनिट है, बाई डायमेंशनली, बाई डायमेंशन। उसके लिए अब जैसे न्यूटन आया, किसके बारे में बात हो रही है? तो डायमेंशन किसका लगेगा? फोर्स का। किसका? फोर्स का। M1 L1 T-2, यही है डायमेंशन। गलत हो तो बता देना मेरे को, अगर मेरे से गलती जो बता देना। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, T की वैल्यू। स्टार्टिंग में चूंकि सीख रहे हैं, बाद में देखना आप लोग मिनटों से बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। अभी चूंकि लर्निंग फेज पे है ना हम लोग। करिए। आपका नाम? सिद्धि। सिद्धि नाम के 2 बच्चे, बहुत कंफ्यूज रहा हूँ, 3 जगह पे है। वहाँ पे भी है। मैं सर कह रहे थे सिद्धि पटेल नगर से आती है। मैंने कहा कौन सी सिद्धि? अब मैंने पूछा तो आप यहीं से आती हो, यानी तो आप पटेल से तो नहीं आती, तो पटेल नगर से वो वाली सिद्धि आती है जो उधर है। ठीक है, आपका नाम? फिर से बोल ही नहीं पाऊंगा कसम से, इतना कठिन। फिर से कठिन कठिन नाम रखते हैं यार। हमारा बिटिया का नाम रखा गया मिशिका। हमने कहा इतना कठिन, इससे आसान रखो। तो चलो तो मिशू मिशू बोल लेते हैं घर पे। बड़ी होती है कि मिशो क्या होता है। चलिए,
बेटा अकाउंट आपने जब बनाया होगा ना, तो प्रोफाइल अकाउंट आया होगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट दीजिए, ठीक है बच्चे। बाकी मैं अप्रूव करवा देता हूँ वैसे भी। क्या नाम बच्ची का इसका? सुकृति, 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 सुकृति। हैंग हो रहा है, बताओ। लाइव क्लास समझ आ गया? ये मैं बनाता हूँ, आप लोग मिलाइएगा। ये आंसर आया होगा 10⁵ डाइन। तो देखिए कैसे बनेगा बच्चे, देखिएगा ऐसे लिस्ट बनाइएगा। अभी सीख रहे हैं हम लोग तो लिस्ट बना रहे हैं। इधर आपका SI यूनिट और इधर आपका CGS। अच्छा, पेपर में मार्क्स पाना तो भी ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर MCQ आएगा तो मेंटली हो जाएगा, सीख लेंगे अभी। तो बच्चा आपका M1 L1 T1 ऐसे में मास किस में होगा? kg में, 1 kg। लेंथ किस में होगा? मीटर में। सब कुछ 1 1 लेके चल रहे हैं, अभी ट्विस्ट करा जाएगा, उस पर आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर 1 सेकेंड। डाइन छोटी यूनिट है, CGS यूनिट है। तो M2 किस में बच्चे? ग्राम में। L2 बच्चे सेंटीमीटर में। और T2 बच्चे सेकंड्स में। पक्की बात है ना? अब फॉर्मूला याद करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन, बॉक्स बंद कर देते हैं बच्चे। अच्छा एक बात है, पुष्कर माइंड नहीं करना है ना तुमको छोड़ के। इस बार का सच में 11th का अच्छा बैच मिला है भाई। पिछले साल मैं पागल हो गया था समझा के, तो कितने 30 बच्चे कैच कर रहे हैं, देख रहे हो ना? देख रहे हो नहीं कि मुझे बहुत कम, मैं 2nd क्लास में एप्लीकेशन पे हूँ। सोचो, ये A B C, ठीक है। N1 कितना है? 1, ठीक है। M1 कितना बच्चे? 1 kg, ये 1 ग्राम, पावर 1, पावर यहाँ से ABC का पावर है। ये 1 मीटर अपॉन 1 पे पावर, वेरी नाइस, 1 सेकेंड पे पावर 1 सेकेंड पे पावर -2, ये वैसे ही 1 हो जाएगा। अब मेरी बात और आराम से समझिएगा, हमें जाना है CGS में, तो बॉक्स के अंदर सारी वैल्यू छोटी छोटी होनी चाहिए। बॉक्स के अंदर तो हो गया 1, ये हो गया बच्चा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, बॉक्स बंद, पे पावर 1 ही है। ये हो जाएगा बच्चे 100 सेंटीमीटर, और ये वो भी 1 सेंटीमीटर पे पावर 1, सेम टू सेम उतर जाएगा। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 जीरो ये 3 जीरो ये, 10 पे पावर 5। इसका वाइस वर्सा करो। व्हाट इज वाइस वर्सा? कन्वर्ट, थर्ड क्वेश्चन, हाँ, कन्वर्ट 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन। वैसे तो हम 10⁻⁵ आंसर है इसका, 10⁻⁵ है। तब आपको इसको कन्वर्ट करना है। इस तरफ आपका हो गया CGS और इस तरफ हो गया आपका SI यूनिट, और ये बात हो रही है फोर्स की। नहीं हाँ, जाना है तुम्हें? 4 बजे जाओ, तुम बैठो, जाओ जाओ, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो तुम्हारा रिपीटिशन भी तो हो रहा है। कुछ नया आएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना, बता दूंगा टाइम स्टैम्प। अभी तो क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है बस।
वैसे नया नहीं कराऊंगा मैं, थक भी गया हूँ ना सुबह से। अभी इसके बाद 2 घंटे और है, वो हर संडे वो चल रहा है ना डाउट क्लास और बैकअप वाला, तो सुबह 11 बजे से क्लास लो, 2 घंटे पटेल नगर हो गया, 1 बजे यहाँ आया था, 4 घंटे हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये मानसरोवर 2 घंटे है, बैकअप है, बैकअप और प्लस डाउट। ये ज़रूरी है, पता है, बहुत ज़रूरी है। संडे को क्लास रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरे वीक का डाउट क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर वो डाउट बनता रहता, सिलेबस आगे चलता रहता है, वो नहीं करना है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है रखने में, बात हो जाती क्लास की। जैसे अब आज 11th जो रिया बच्ची आई थी 12th की, वो आई है 10 बजे, गई है 4 बजे, मतलब वही 3:30 बजे के आसपास गई है। तो उसकी बहुत सारी क्लासेस हो गई। अब वो सारा सिस्टमेटिक करना है कि सब लोग संडे की क्लास जो है ग्रुप पे बता दो, ताकि क्लास ना करे रात को। तभी हो जाएगा, नेक्स्ट संडे से तो सब सिस्टमेटिक क्लास ही रखेंगे सब लोग। अभी बाकी है, कितने बजे? अच्छा चालू नहीं हुई ना, हो जाएगी, मैथ की चालू हो जाएगी। मैं इसकी बात करता हूँ चालू करने की, वो तो वेट कर रहा था मैं स्कूल का। हाँ तो कल चालू होगा तो फिर चालू हो जाएगी, कोई अच्छा मैथ की चालू हो जाएगी। मैथ्स का इस बार तुम 2 हो, 3 और कोई है? न्यू क्वेरी नहीं है ना, आ जाएगी। हाँ आएगी, कॉमर्स वाले आएंगे। हाँ तो मैथ्स तो एक ही चलेगा, कॉमर्स और साइंस का, अलग अलग तो नहीं चलेगा। ठीक है, बन गया। आंसर क्या आया? -5। एक और कर लो। जूल किसकी होती है? वर्क की। किसकी? कन्वर्ट कर दो, इसकी छोटी होती है अर्ग। क्या होती है? अर्ग। हाउ मच अर्ग? तो आपको एसआई से किस पे जाना है? CGS। अब उसके लिए जूल का डायमेंशन लगेगा, मतलब वर्क की डायमेंशन लगेगी। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T - 2, और इसका हो गया L1, तो हो जाएगा m1 L2 T - 2। तो यहाँ से A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 2 और C की वैल्यू हो गई -2। कर दो रिकॉर्डिंग बंद।